देखो दो टॉपिक्स अपने आप में अलग अलग हैं, एक है इलेक्ट्रिसिटी, पहले मुझे लिखिएगा, और दूसरा मैग्नेटिज्म। 1820 साल, शायद सही लिख रहा हूं मैं, अगर क्रॉस चेक कर लेना आप। 1820 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, ओएलएसटेड एक्सपेरिमेंट। 1820 से पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम डिटेल में जानते थे। कहने का मतलब है ओम लॉ पता था, इस रेजिस्टेंस के थ्रू आपका करंट फ्लो करेगा, I = V/R होगा, किरचॉफ लूप रूल पता है, सीरीज पैरेलल के क्या फॉर्मूले हैं वो पता है, सीरीज पैरेलल के। इसके अलावा सेल सीरीज में पैरेलल में, मतलब पूरा चैप्टर जो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी, वो 1820 से पहले ऑलरेडी नॉलेज में है, वो पता है लोगों को। मैग्नेटिज्म, मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, वो सारी बातें मैग्नेटिज्म के बारे में काफ़ी नॉलेज ऑलरेडी आपके पास है 1820 से पहले। दोनों मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट्स में नोन हैं चीज़ें, बट 1820 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। हाँ जी, कोई समस्या है? नहीं है तो सीधे बैठेंगे। एक टेबल के परपेंडिकुलर आपने एक वायर ऐसे लगाई है, साथ में कहीं तो बैटरी होगी, मेन काम बैटरी का, इसके अंदर करंट जाएगा, है ना। जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे आपके पास आयरन फिलिंग्स आपने स्प्रिंकल कर रखी थी, जैसे आपने करंट ऑन किया, ये आयरन फिलिंग्स एक पैटर्न फॉर्म कर लेती हैं, ऐसे सर्कल्स में अरेंज हो जाती हैं। अब सर्कल्स में अरेंज होने का मेन कारण क्या था? आपका वो आयरन है और मैग्नेट से वो क्या होता है, अफेक्टेड होता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो क्या करंट ऑन करने से कुछ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा? इसका मतलब दो टॉपिक्स आपको सेपरेटली ऑलरेडी आते हैं, बट उनका आपस में भी कोई लिंक है, वो यहाँ से प्रूव होता है। ओएलएसटेड 1820 में ये एक्सपेरिमेंट किया तो वहाँ से पता लगा कि भैया करंट और मैग्नेटिज्म आपस में अलग अलग नहीं है, दोनों जुड़े हुई चीज़ें हैं। ठीक है, अब जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो इसके लिए हम कुछ बेसिक्स कर लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने पढ़ा, अगर कोई चार्ज स्टैटिक है, स्टैटिक चार्ज, इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? स्टैटिक चार्ज आपका यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? होगा, यस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ पे होगा। अगर यही चार्ज आपका मूव करने लग जाए, ये मूव कर रहा है, चार्ज क्यू है आपका, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? होगा। मूव करने से फर्क नहीं पड़ेगा, उसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। किस मोमेंट पे निकाल रहे हो? फॉर एग्जांपल एक मोमेंट पे वो यहाँ पे है, एक टाइम पे, तो उस टाइम पे उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे और k/r² कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्टैटिक चार्ज के कारण भी होता है और मूविंग चार्ज के कारण भी होता है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे एक टर्म आता है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक चार्ज का उसके सराउंडिंग में इन्फ्लुएंस या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहता है। सिमिलरली एक मैग्नेट का उसके सराउंडिंग में इन्फ्लुएंस कैसा है, उस इन्फ्लुएंस को आप बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर चार्ज स्टैटिक है तो किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड को मैं B से रिप्रेजेंट करता हूं, B से डिनोट करता हूं, B, तो 0 होता है। अगर चार्ज स्टैटिक है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है।
ये नई बात आपके लिए। अगर चार्ज मूविंग है, मूविंग चार्ज है, तो इस पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जीरो नहीं होगा। क्या इस एक्सपेरिमेंट में भी यही बात निकल के आ रही है क्या? अगर करंट नहीं था तो तार में कोई करंट मूव नहीं कर रहा था, है ना? और जब करंट आया तो चार्ज मूव करने लगा, और चार्ज मूव करते ही ऐसा हुआ कि जैसे वो कुछ मैग्नेटिज्म आ गया है। तो आपका करंट यानी मूविंग चार्ज से आपका मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। ये बेसिक बात, आपका चैप्टर का नाम भी यही है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो सबसे बेसिक चीज होती है, जब कोई चार्ज मूव करेगा तब उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। तो आप पहले ये लिख लें कि 1820 से पहले ये नोन था, वो नोन था, बट देयर वाज नो लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इन 1820 एन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड। अपने वर्ड्स में लिखना चाहें लिख लें आप। हाँ जी, डन। तो अभी तक जो किया है उसका कंक्लूजन ये है कि स्टैटिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। मूविंग चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। ठीक है, तो आपका मैग्नेटिज्म का बेसिस क्या हुआ? मूविंग चार्ज। अगर चार्ज मूव कर रहा है तभी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। अब बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिज्म यदि है तो क्या उसके अंदर कोई चार्ज मूव कर रहा है? नहीं मूव कर रहा, तो फिर मैग्नेटिज्म तो बिना चार्ज मूव किए तो प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। देखो बेसिकली आप अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप जाएंगे तो एक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है ना? उस मूविंग इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिज्म बनता है। लेकिन फिर आप कहेंगे सर फिर तो ये लकड़ी का टुकड़ा है, इसके अंदर भी एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो मूव कर रहे हैं, इसका भी होना चाहिए था। बट वो हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। इसका कैंसलिंग इफेक्ट होता है। जैसे हमने देखा ना कि डाइपोल में अगर रैंडम ओरिएंटेशंस हैं डाइपोल्स की तो नेट आपका डाइपोल मोमेंट नहीं बनता। तो सिमिलरली यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो रैंडम है, उसके कारण वो कैंसलिंग इफेक्ट बनता है। बट आयरन की एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में लाइन करते हैं और मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। बट जहाँ भी मैग्नेटिज्म होगा बेसिकली वो मूविंग चार्ज के कारण ही होगा। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लोरेंज फोर्स। अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड
ई प्रेजेंट है और वहां पे कोई चार्ज क्यू रखा है, तो फोर्स उस पर लगता है F इज इक्वल टू क्यू ई। अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत ध्यान से देखना है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनी, वो फील्ड लाइंस कहाँ से आई, वो हम अलग से समझेंगे, बट आपको बस ये समझना है जैसे एक चार्ज का उसके सराउंडिंग में इन्फ्लुएंस था, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो किया, ऐसे एक मैग्नेट का भी इन्फ्लुएंस होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन से शो करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वैसा ही है कि उस इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस करने का, एक विजुअलाइज करने का तरीका है। लेट से मैंने मैग्नेटिक फील्ड बी मान लिया। अब इस बी में, मैग्नेटिक फील्ड बी के प्रेजेंस में अगर कोई चार्ज Q यदि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर कोई चार्ज वेलोसिटी v से मूव कर रहा है इन एनी रैंडम डायरेक्शन, ये वाले फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो आपका ये फोर्स बना ना, इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कोई चार्ज Q विद वेलोसिटी v मूव करेगा, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो होता है Q v क्रॉस b। ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है। अब आप मुझे बताएं, अगर चार्ज आपका स्टेशनरी है, अगर चार्ज स्टेशनरी है, इस एक्सप्रेशन को आपको देखिए बताना है, तो क्या उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। तो स्टेशनरी चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्या? लगेगा, और वो इस फॉर्मूले को फॉलो करके लगेगा, है ना, Q इंटू वी क्रॉस बी। ये कहाँ से आता है? ये हमारे सिलेबस में नहीं है। आपको सीधा याद कर, जैसे आपने दो फोर्सेस के, दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाला K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, कैसे आया नहीं पता, है ना, वो आगे की क्लासेस का वो है, कॉन्सेप्ट है। आपको याद करना है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। Q एक स्केलर क्वांटिटी है, V और B दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्रॉस का मतलब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, जो हमने कल बात करी थी, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखो, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये इस मूविंग चार्ज का नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपने बनाया है, ये डेफिनेटली किसी तो मूविंग चार्ज से प्रोड्यूस हुआ होगा, है ना, बट वो कैसे प्रोड्यूस हुआ उसकी अब चिंता नहीं करनी है। आपने ये मान लिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कोई चार्ज Q मूव कर रहा है, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स है। डेफिनेटली इस चार्ज मूव करेगा, उसका भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसकी चिंता नहीं करनी है आपको। मैं क्या कह रहा हूँ, बस ये बात ध्यान रखनी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कोई चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, अगर मूव कर रहा होगा तो लगेगा। इतनी सी बात, ठीक। तो हमने यहाँ से दो बातें, जो पहले वाली बात सीखी और ये वाली बात सीखी, इससे एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट बन सकती है, क्या? ओनली मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। एक मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, बात नंबर एक। सेकेंड, ओनली अ मूविंग चार्ज कैन एक्सपीरियंस
मैग्नेटिक फोर्स। एक मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकता है और एक मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिक फोर्स फील भी कर सकता है, एक्सपीरियंस भी कर सकता है। इसलिए जीवन में ना मोशन जरूरी है, गतिशीलता जरूरी है, क्योंकि कई चीज़ें तो अगर आप स्टैटिक रहोगे तो एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे। इसे कीप मूविंग। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं यहाँ से। आएगा, चैप्टर है अलग से, चैप्टर 6 है वो ना, डिटेल में आएगा। वो एक्सपेरिमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था। फेराडे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और एक लूप था करंट का, और गुस्से वहाँ पे गैल्वेनोमीटर अटैच था। गुस्से में वो उन्होंने मैग्नेट फेंक के मारी, उससे पास हुई, और जैसे ही लूप से मैग्नेट पास हुई गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आया। तो वहाँ से ये आया कि मैग्नेट को मूव करने से करंट बनता है। तो बहुत सारी डिस्कवरीज हमारी एक्सीडेंटली हुई हैं, उसमें से एक ये थी। ठीक है, तो अब देखो हमने ये कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, उसका फॉर्मूला ये है। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आपका मैग्नेटिक फोर्स लगता है, उसका फॉर्मूला ये है। अगर किसी रीजन में दोनों प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, अगर किसी रीजन में, या आप लिख लें इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो आपका जो नेट फोर्स बनता है उसको बोलते हैं लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स F इज इक्वल्स टू Q इंटू E प्लस Q V क्रॉस B। ये आपका लोरेंज फोर्स है, जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फोर्स भी आ गया और मैग्नेटिक फोर्स भी आ गया, दोनों कंबाइन करके। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक चार्ज एज वेल एज मूविंग चार्ज। देखो ऐसा होगा कि जब चार्ज मूव कर रहा होगा तब दोनों होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, है ना। कैसे चेक कर सकते हो? अगर दोनों हैं, आपको पता है कि दोनों हैं किसी कारण से, तो चार्ज अगर स्टेशनरी रखोगे तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा। दोनों हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा स्टैटिक पे, तो वो अकॉर्डिंग टू उसके अनुसार मूव करेगा। और अगर मूविंग है तो दोनों का फोर्स लगेगा। तो अगर पहले केस में सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था, दूसरे केस में मैग्नेटिक भी लग रहा है, तो क्या मोशन में अंतर नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। आप मूव कर रहे हैं, आपको तो कोई एक बच्चा धक्का मार रहा है या दो बच्चे धक्के मार रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो आपका मोशन अलग हो जाएगा, तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, नोट डाउन कर ले, आगे बढ़ते हैं फिर। थोड़ा फास्ट करेंगे, हो गया। v वेलोसिटी है, हाँ जी हाँ, दोबारा ले देता हूं मैं। देखो फोर्स इज इक्वल टू क्यू, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई क्यू वी क्रॉस बी। ये आपका लोरेंज फोर्स है, ये वाला आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसमें Q चार्ज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है, और V इज
वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज, B इज मैग्नेटिक फील्ड और Q आपका चार्ज है, ठीक है। तो ये आपका है। लॉरेंट फोर्स की एप्लीकेशन पर बेस्ड अगला आपका टॉपिक है मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। लेट से किसी रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और उसकी डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू बोर्ड और बोर्ड की तरफ इनसाइड। क्रॉस का मतलब होता है ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। कहने का मतलब इस दीवार से ऐसे परपेंडिकुलर लाइंस बनाओ अंदर की तरफ जाती हुई, तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आपका है। यूनिफॉर्म है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 केसेस बनाएंगे। पहले केस में V का मतलब है यहां से किसी चार्ज पार्टिकल को मैं परपेंडिकुलर टू फील्ड एंटर कराऊंगा। एक चार्ज पार्टिकल है, फील्ड कैसे है, ऐसे, और वेलोसिटी ऐसे है, तो परपेंडिकुलर एंटर कराऊंगा, उसके बाद देखेंगे उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सेकंड केस में, पहले केस में V परपेंडिकुलर टू B एंटर कराऊंगा, सेकंड केस में V पैरेलल टू B, इसी चार्ज पार्टिकल को मैं B के अलोंग फेंकूंगा, ठीक है। और तीसरा, V और B में कुछ एंगल होगा, V और B के बीच में एंगल होगा। जैसे ये वाले पहले वाले केस में 90 डिग्री पे थे, दूसरे वाले केस में पैरेलल थे, अब थर्ड केस में ना तो परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है, कुछ बीच में है, V और B के बीच में कोई एंगल है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। आप इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लें बेशक चाहें तो। हाँ जी बच्चे, क्या करें, केस 3 है, पेन देना। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ऐसे है सब जगह है ना, ऊपर नीचे सब जगह। B को आपने वेलोसिटी को आपने परपेंडिकुलर ऐसे इंसर्ट किया है, चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंका है परपेंडिकुलर। सेकंड केस में पैरेलल फेंका है, थर्ड केस में ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है, कुछ एंगल है उनके बीच, थीटा। तो आप इस केस में बताएं, यहाँ पे इस क्रॉस का मतलब पता है ना आपको सबको, एक होता है क्रॉस, एक होता है डॉट। क्रॉस का मतलब इनवर्ड और डॉट का मतलब आउटवर्ड। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इसके ऊपर जैसे ही मैं उसको रिलीज करूंगा, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फील्ड लाइंस ऐसे हैं सारी, आपने एक वेलोसिटी ऐसे दी है, तो आप बताएं उसके ऊपर फोर्स किस साइड लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है आपका प्रेजेंट, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो रहेगा नहीं। लॉरेंट फोर्स में सिर्फ क्यू वी क्रॉस बी देखना है। नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, सीधा निकल जाएगा आर पार। हाँ जी बताएं, और बताएं, बाहर की तरफ। और कोई, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखें, आपका मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, हम फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं,
आपका फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स का Q V क्रॉस B। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 से सेकंड वाला पार्ट नहीं लिखा है। फील्ड कैसे है, अंदर की तरफ, V कैसे है, ऐसे। आपको V क्रॉस B लेना है, तो V क्रॉस B ऊपर की तरफ है। Q आपका स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बदलता है, डायरेक्शन नहीं बदलती है, तो आपकी फोर्स ऊपर ही रहेगी। तो V क्रॉस B से इसके ऊपर फोर्स लगेगी। ये बात क्लियर है क्या, पक्का मुस्कान? तो जैसे ही आपने इसको वेलोसिटी V दी तो इसके ऊपर एक फोर्स ऐसे लग गई। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और सीखना पड़ेगा आपको मैकेनिक्स का, नोट डाउन कर लें। अगर कोई पार्टिकल इस साइड मूव कर रहा है और उसके ऊपर फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगी, अगर कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगी, तो आप ये बताएं ये फोर्स इस वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करेगी या डायरेक्शन भी? सिर्फ मैग्नीट्यूड ना। अगर आप भाग रहे हो, धक्का लग रहा है पीछे से, तो आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, स्पीड बढ़ जाएगी, बस इतना होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो इस केस में आपका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, वो डिपेंड करता है कि फोर्स उसके साथ में लग रही है या अपोजिट में लग रही है, चेंज होगा। डायरेक्शन सेम रहेगी। सेकेंड केस, जब आप की वेलोसिटी ऐसे है और फोर्स नीचे लग रहा है, जस्ट उस मोमेंट की बात कर रहा हूं मैं जहां पे आप ऐसे भाग रहे थे और किसी ने आपको ऐसे धक्का मारा, मैं ऐसे भाग रहा था और ऐसे धक्का मारा, तो इससे क्या मेरा मैग्नीट्यूड चेंज होगा या दोनों चेंज होंगे, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी? सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। आप देखो, आपने जब कोई बॉल ड्रॉप करी थी, मतलब काइनेमेटिक्स में, तो अगर फोर्स नीचे लगता है तो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आती है ना। इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं आई थी, हम बोलते हैं AX 0 होता है। क्यों? क्योंकि उस साइड कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है। तो जिस साइड फोर्स नहीं लगेगा उस साइड एक्सेलरेशन नहीं आएगी और उस साइड आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो आपकी वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी उस साइड है तो चेंज नहीं होगी। और मैं उस मोमेंट की बात कर रहा हूँ, बस उस मोमेंट पे फोर्स लगा है तो उसको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करेगा, ना कि मैग्नीट्यूड चेंज करने में। तो आप लिख लेंगे कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन चेंज होगी। समझ जाएंगे या वर्ड्स में लिखवाऊं? समझ जाएंगे। तो बॉडी इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन and force is also applied in the same direction, it will change its magnitude only, not direction. but perpendicular रहेगा तो डायरेक्शन चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड नहीं करेगा। जैसे एक आपने पत्थर पे थ्रेड बांधा है, घुमा रहे हैं, तो थ्रेड का फोर्स इस साइड लगता है और वेलोसिटी ऐसे है, तो वो हर जगह थ्रेड उसकी डायरेक्शन चेंज करता है, वेलोसिटी चेंज नहीं करता। ठीक है। यहाँ पे जैसे ही फोर्स लगा आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मैं मान लेता हूं लेट से ये डायरेक्शन हो गई, जब पार्टिकल इस पोजीशन पे था, चार्ज पार्टिकल, तो फोर्स ऐसे लगी थी। ऐसे फोर्स लगने से ये वाला वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो गया, और जैसे ही वेलोसिटी वेक्टर चेंज हुआ, आप बताएं उसके ऊपर अब फोर्स किस साइड लग रही होगी? अब V आपका, देखो पहले वाले केस में मेरा B ऐसे था और V ऐसे था, अब V आपका बदल चुका है। तो आप बताओ अब V क्रॉस B से F की डायरेक्शन किस साइड आएगी? हाँ जी, देखो फील्ड ऐसे है अंदर की तरफ, वेलोसिटी ऐसे थी स्टार्टिंग में, आपने कहा जी V क्रॉस B से फोर्स ऐसे लग गया, तो ये वेलोसिटी वेक्टर क्या करेगा? डायरेक्शन चेंज करेगा। चेंज कर लीजिए, है ना।
ग्रेजुअली चेंज करेगा, दिखाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा दिखा दिया। तो चेंज करी तो अब नई डायरेक्शन आ गई, तो V क्रॉस B से जो फोर्स लगेगा आपका, क्या वो नई डायरेक्शन में आएगा? किस साइड आएगा वो पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, आप शायद ठीक बता रहे हैं, हाँ बस वो किस साइड, इनवर्ट किस साइड, मतलब बोर्ड के ऐसे परपेंडिकुलर। कौन बता दो इसमें कर V क्रॉस B करो। अब पहले ऐसे था ना, और पहले तो V क्रॉस B फोर्स ऊपर लगा था, अब ऐसे हो गया है ना, सेम रहेगा। V क्रॉस B अंगूठा ऐसे नहीं होगा, अब वेलोसिटी पहले ऐसे हो गई ना, तो ऐसे करके ऐसे नहीं होगा। अब बैठ जाओ, तो आपका फोर्स वेक्टर अब ऐसे हो जाएगा। क्या फोर्स वेक्टर वेलोसिटी इसकी फिर से परपेंडिकुलर है? क्योंकि हमने देखा था A क्रॉस B से जो n कैप आता है वो n कैप दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है। पहले वेलोसिटी ऐसे थी, फोर्स इसके परपेंडिकुलर था, ठीक है, परपेंडिकुलर था तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई। V क्रॉस B से फोर्स भी चेंज हो गया, बट दैट फोर्स इज नाउ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी, फिर से परपेंडिकुलर बन गया। तो अब ये वाला फोर्स इसको फिर से चेंज करेगा डायरेक्शन को, क्योंकि ये वाला फोर्स जो है वो उस वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन चेंज दोबारा से होगी। लेट से ये डायरेक्शन हो गई, अब नई डायरेक्शन में फोर्स किस साइड लगेगा? डायरेक्शन बना दो, आगे कौन बनाएगा बोर्ड पे? डाउनवर्ड। हाँ जी, किसके पैरेलल? आ जाए इसी बताएं, बनाए। ठीक है, परफेक्ट। देखो ठीक बनाया गया। स्टार्टिंग से करते हैं। V क्रॉस B फोर्स ऊपर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, हो गई जी। B ऐसे ही है, V क्रॉस B फोर्स तिरछा हो गया, ये तिरछा बना दिया, बट वो फोर्स अभी भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो उस वेलोसिटी को फिर से मोड़ेगा, वेलोसिटी ऐसी हो गई, वेलोसिटी ऐसे हो गई, B ऐसे ही है, V क्रॉस B फोर्स मेरी साइड, कैसे आ गए? अब भी फोर्स आपका परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, फिर से बेंड करेगा। अब फोर्स किस साइड लगेगा? आजा, हाँ बना, आजा, कम हरिया, परफेक्ट। क्या ठीक बनाया गया? अब आपकी वेलोसिटी ऐसे है और B ऐसे है, तो V क्रॉस B नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये आ गया, फिर से परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन फिर से बदलेगी, फोर्स फिर से परपेंडिकुलर आ जाएगा, फिर से बदलेगा, फिर से परपेंडिकुलर, फिर से बदलेगा, फिर से परपेंडिकुलर, फिर से परपेंडिकुलर। तो आप देखो ड्यूरिंग द होल मोशन फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इसलिए आपका सर्कुलर मोशन बनेगा। ऐसे ही होता है ना, जब आप पत्थर धागे से पत्थर बांध के घुमाते हो तो वो धागा हमेशा ऐसे और वेलोसिटी ऐसे, धागा पत्थर आगे गया, धागा ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, तो हमेशा आपकी जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ एक्ट करती है, धागा सेंटर की तरफ है आपका, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है और आपका पार्टिकल सर्कल में मूव करता है।
तो इस पहले वाले केस में जब v इज परपेंडिकुलर टू b, दिस पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। स्पीड नहीं बदली कहीं भी, आपने v से ऐसे फेंका था, वही स्पीड मेंटेन करते हुए उसने सर्कल को कंप्लीट किया है और सर्कल में चलता रहेगा। अब जिस सर्कल में चल रहा है उसका रेडियस कितना होगा वो निकालना है हमें। जिस सर्कल में मूव कर रहा है उसका रेडियस कितना होगा, नोट डाउन कर लिया? ये पॉइंट आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं कहीं पे, क्या कि फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स अ कॉमन सेंटर। आपका फोर्स हमेशा एक कॉमन सेंटर की तरफ लग रहा है। मान लीजिए वो सेंटर यहाँ पे है, तो दिस फोर्स विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंटर की तरफ लग रहा है हमेशा। एंड इट विल प्रोवाइड सर्कुलर मोशन टू द मूविंग पार्टिकल। डन, आगे बढ़े। हम ये फर्स्ट केस कर रहे थे जिसमें v इज परपेंडिकुलर टू b। आपने ये तो तय कर लिया कि ये सर्कल में मूव करेगा, उस सर्कल का रेडियस क्या होगा ये निकालना है हमें। आप मुझे बता दें कि जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा किसी भी मोमेंट पे वो कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में है, मूविंग चार्ज है, फोर्स कितना होता है, क्यू बी क्रॉस बी। क्या v और b हमेशा परपेंडिकुलर हैं? तो v क्रॉस b करेंगे तो v b साइन 90 बनेगा, साइन 90 विल ऑलवेज बी 1, तो फोर्स विल बी क्यू वी बी ऑलवेज। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स F will be magnitude of Q V क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो Q V B साइन थीटा, Q V B साइन थीटा, ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा फोर्स का, F इक्वल टू Q V B साइन थीटा। और आपको पता है कि थीटा इज 90 डिग्री, देयरफॉर फोर्स विल बी क्यू वी बी। इस पर्टिकुलर केस में क्यू वी क्रॉस बी से आपका क्यू वी बी बन जाएगा, हर जगह नहीं बनेगा, यहाँ परपेंडिकुलर है इसलिए बना है, ठीक है। तो ये आपका रियल एग्जिस्टिंग फोर्स है और यही सेंट्रीपिटल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कैन आई राइट दिस फोर्स F इक्वल टू क्यू वी बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर। किसी भी चीज को सर्कल में चक्कर कटाने के लिए कोई रियल एग्जिस्टिंग फोर्स होती है और वो फोर्स का जनरल फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर बाय आर। यहां से आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक v से v कट जाएगा, r ऊपर आएगा, तो r विल बी एम वी बाय क्यू बी। ठीक लिखा है ना? हाँ ठीक लिखा है। ये रेडियस ऑफ सर्कल है, r इज रेडियस ऑफ सर्कल। और यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये रियल एग्जिस्टिंग फोर्स है विच इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर एक m मास के q चार्ज के पार्टिकल को v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड b में परपेंडिकुलरली इंसर्ट कर दिया जाए तो सर्कल में मूव करेगा, उसका रेडियस इतना होगा।
हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, अप्लाई नहीं किया मैंने। देखो आप अभी दोनों को मिलाओ मत, एक तो है ना, ये मेरा सजेशन है। जब मैंने बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड का, आप मैग्नेटिक फील्ड ही मानो वहाँ पे, है ना। एक रीजन में दोनों हो सकते हैं। इस रूम में अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। कैसे है? एक तो अर्थ का ही है ना। एक जो आपके वायर्स है ना, वायर्स के अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है, तो चार्ज फ्लो कर रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट ड्यू टू अर्थ ऑल्सो एंड ड्यू टू वायरिंग ऑल्सो। और अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है वो, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि हाँ दोनों पैरेलल हैं, अपोजिट है, कैसे हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है। आपको बस ये करना है कि अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी प्रेजेंस में मोशन कैसा होगा, ठीक। इसी में आप निकाल दीजिए कि एक सर्कल कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम ऑफ वन रिवॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना चलना है, 2 पाई आर, वेलोसिटी v, तो टाइम इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन v। ये पुट कर दें, ये जगह 2 पाई आर है, एम वी वी बाई 2b अपॉन v, ये कर जाएगा, ये हो गया 2 पाई m बाई 2b। टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ सर्कल्स पर सेकेंड, तो 1/t हो जाएगा, 1/t। आप लिख लें फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/t, इट विल बी इक्वल टू क्यू बी बाई 2 पाई m, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी बोल लो या स्पीड बोल लो, एंगुलर वेलोसिटी, हाँ। टाइम पीरियड और ओमेगा में रिलेशन होता है, t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा विल बी 2 पाई बाय t। हाँ जी, 2 पाई और टाइम है 2 पाई m क्यू बी, ओमेगा इज क्यू बी बाई m। एक बार फॉर्मूले सारे क्रॉस चेक कर लेना एनसीईआरटी से, आई होप सही है। यहाँ पे 2 फॉर्मूले और हैं जो आपको डायरेक्टली कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आते हैं। ये नंबर ऑफ फॉर्मूले ज़्यादा दिख रहे हैं पर हैं उससे रिलेटेड है आपस में, तो आप एक और लिख लें जो R है, R कैन ऑल्सो बी रिटन एज P बाई क्यू बी, वेर P इज मोमेंटम mv। P इज मोमेंटम, और इसी को आप ये भी लिख सकते हैं R इक्वल टू 2 me बाई क्यू बी, वेयर E इज काइनेटिक एनर्जी। कुछ भी खास बात नहीं है, बस क्या किया है यहाँ पे mv की जगह p लिखा है, p की जगह √2me आया है। ये कैसे आता है पता है क्या, देखो ये ऐसे आता है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं,
काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ई बोली है तो ई लिख दिया, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई करो तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2m पी स्क्वायर बाय 2m, 2m आएगा तो पी स्क्वायर इक्वल टू 2m ई इक्वल टू अंडर रूट 2m। तो आपने पी की जगह वो रखा है। न्यूमेरिकल्स में ये दोनों फॉर्मूले डायरेक्टली यूज होते हैं, तो इनको ध्यान रखना है आपको। इतना ही करें आज, ठीक है, थैंक यू।